हेलो प्रिंस एंड हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम जो ईमेल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इन जनरल हम पूरी बात कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने कवर किया था कुछ सेशन पहले, ईमेल मार्केटिंग। और हमें मालूम है कि ईमेल मार्केटिंग इंडिया के लिए बहुत ही स्ट्रांगली उसको लिया जाता है। इंडिया के बाहर भी जहाँ भी आईटी का यूसेज बहुत ज्यादा है, डिजिटेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा यूज करते हैं उसको। तो इन चीजों के अलावा जो है, जो जनरल हमने बात की ईमेल मार्केटिंग प्रिंस, उसके बारे में अब हम थोड़ा सा डिटेल बेस में जाते हैं कि ईमेल मार्केटिंग के चैलेंजेस क्या होते हैं, उसमें क्या हो पाता है, नहीं हो पाता है। बिकॉज ईमेल मार्केटिंग पूरा सीखने के बाद भी कभी कभार आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, या तो वो जल्दी नहीं आता है, वो फिर बाद में भी नहीं आता है, या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक्स अमाउंट का होगा लेकिन आपको उसका वो 10% ही अचीव होता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि मान लो आप डेली सैकड़ों ईमेल भेज रहे हो लेकिन आपका ओपन रेट बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है, लोगों की रीडिंग परसेंटेज उतनी ज्यादा बढ़ नहीं रही। इसका क्या मतलब लगाएं और इस प्रॉब्लम का क्या अर्थ है, क्या गलतियां की जा रही हैं और इन गलतियों को सुधारने का उपाय क्या है? Good morning, everyone. So first of all, I would like to tell you कि what are the effect of not getting a good email open rate. ये क्या हो सकता है, क्या क्या consequences है। तो अगर आप 100 ईमेल करते हो और आपको 90 लोगों ने रीच आउट कर लिया, ओपन कर लिया, तो इसका मतलब है कितने लोगों ने आपके मैसेज को पढ़ा है। दैट इज कॉल्ड एज 90% ओपन रेट। ये अनबिलीवेबल है, इतना होता नहीं। इंडस्ट्री एवरेज है 25 to 30%। बट इससे इफेक्ट ये हो रहा है कि अगर आपने 100 लोगों को भेजा तो 90 लोगों ने ओपन किया, लेकिन अगर आपकी ओपन रेट 10% है और अगर आपने 1000 ईमेल भेजा है तब भी 100 लोगों ने ही ओपन किया है। तो ये आप देखिए 1000 वर्सेस 100 ईमेल। तो ये काइंड ऑफ एक आपको अच्छा एनालिसिस देता है कि अगर आपका ओपन रेट अच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल भेजने की ज़रूरत भी नहीं है। अब बात यहाँ ये आती है कि ओपन रेट को कैसे इंप्रूव किया जाए। ये तो सबको पता है बेसिकली, जब ओपन रेट इंप्रूव होगा उसके बाद ही आपका क्लिक रेट इंप्रूव होगा, कन्वर्जन इंप्रूव होगा। सो स्टार्टिंग पॉइंट इज ओपन रेट। अब ओपन रेट को टेक केयर करने के लिए कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज सब्जेक्ट लाइन। इन जनरल सब्जेक्ट लाइन मस्ट बी इंट्यूटिव और क्यूरिसिटी जनरेट करे लोगों के अंदर, कि जब भी कोई पढ़ता है तो उसे ऐसा लगे कि ये स्पैमी नहीं है या समथिंग दैट कैरी वैल्यू, क्यूरिसिटी इन देयर माइंड कि हाँ कुछ ऐसा है जो मैं उसे ओपन करके देखना चाहता हूँ। दैट वन थिंग, सब्जेक्ट इज द फर्स्ट लाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकेंड वन इज कि आपको ओपन रेट ना होने का रीजन ये भी होता है कि आपका स्पैम फोल्डर में जा रहा होता है आपका ईमेल। तो जो डिलीवरिटी है वही अच्छी नहीं है तो ओपन रेट भी कम आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें आईपी रेपुटेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमारी जो एसएमटीपी जो हम लोग यूज करते हैं, हम जो सर्वर यूज करते हैं ईमेल सेंड करने के लिए, तो वो जो आईपी है उसकी वो इतनी अच्छी होनी चाहिए जिससे कि आपका जो ईमेल है डायरेक्ट प्राइमरी इनबॉक्स में लोगों पे जाए। जब वो प्राइमरी इनबॉक्स में जाएगा तभी जाके लोग सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे और तभी लोग ओपन भी करेंगे। तो सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल कि आपकी जो ईमेल की डिलीवरिटी है वो मेन इनबॉक्स में जाए। तीसरी चीज एक और है कि आपकी इनबॉक्स में भी जा रही है, यू आर प्रीटी मच श्योर अबाउट दैट बिकॉज यू हैव अ गुड आईपी रेपुटेशन। आपने सब्जेक्ट लाइन भी अप टू द मार्क बहुत स्टडी करके इंडस्ट्री जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो किया है, फिर भी ओपन रेट नहीं हो रहा है, तो थर्ड स्टेप पे आपको फोकस करना चाहिए, दैट इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन ऑफ योर ऑडियंस। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हर ऑडियंस की अपनी एक बिहेवियर है। सपोज दैट आपके पास 1 लाख ईमेल आईडीज हैं, तो हर किसी का अपना एक टाइम जोन हो सकता है। तो दैट इज व्हाट, बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम जोन आप उनको एक सेग्रीगेट कर सकते हो कि हर किसी को मुझे 6 बजे ही भेजना है, बट सबका लोकेशन अलग अलग है। कुछ का लोकेशन इंडिया है, कुछ का लोकेशन यूएसए है, तो आप सबको अगर एक ही टाइम पे भेज रहे हो तो सब लोग अलग अलग टाइम जोन में रिसीव कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आप टाइम जोन के हिसाब से सेग्रीगेट कर सकते हो। बेसिकली बड़े ईमेल मार्केटिंग जब आप करते हो तो टाइम जोन के हिसाब से ऑलरेडी लिस्ट ही बना होता है। सेगमेंटेशन वहां पे तो बहुत पहले बाद की बात है, मतलब आप लिस्ट ही टाइम जोन के हिसाब से बनाते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे अगर आप एक ही टाइम जोन में कर रहे हो फिर भी ऑडियंस जो लोग लगातार इंटरेक्ट हो रहे हैं तो वो ज्यादा इंगेजिंग है, हॉट प्रोस्पेक्ट है, तो उसकी एक अलग ही आप सेगमेंट कर सकते हो। दूसरा सेगमेंटेशन है जिन लोगों ने परचेज किया है, जिसने रिसेंटली सब्सक्राइब किया है आपके न्यूज़लेटर को या आपके जो ईमेल कैंपेन लिस्ट है उसको रिसेंटली सब्सक्राइब किया, तो रिसेंट वाले को आप कुछ ज़्यादा ही
ईमेल कर सकते हो, पुराने वाले को आप नर्चर कर रहे होते हो। तो ईमेल का जो फनल है उसमें वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे होते हैं, तो सेगमेंटेशन उस स्टेज के हिसाब से भी किया जा सकता है। तो ये पार्ट है ईमेल सेगमेंटेशन, जो कि एक्चुअली में आपके ओपन रेट को भी बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि डायरेक्ट आप अपील करते हो उस ऑडियंस को बेस्ड ऑन देयर स्टेज इन फनल। थर्ड है कि ए बी टेस्टिंग, फोर्थ वन दैट इज ए बी टेस्टिंग, जो कि आप उसका भी यूज कर सकते हो। ए बी टेस्टिंग बेसिकली क्या है कि आप वहां पे ये फाइंड आउट करते हो कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कुछ मिनिमम चेंजेस करने के बाद, मतलब ऐसा नहीं कि सडन आप बहुत ऐसा मैट्रिक्स बदल दो, ऐसा पैरामीटर बदल दो जो आप ट्रैक ही नहीं करो। मिनिमम सडन हल्का सा कोई चेंज, जैसे कि आप सब्जेक्ट लाइन चेंज करके देखो, क्योंकि सब्जेक्ट लाइन इज व्हाट सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पे आप देख रहे हो कि ओपन रेट अफेक्ट करता है। तो आप 2 सब्जेक्ट लाइन बना के देखिए, और अगर आपके पास 1000 ईमेल आईडी है तो 1000 में से 50 ईमेल आईडी आप ए सब्जेक्ट लाइन के साथ और सेकेंड मेल आईडी बी के साथ आप भेजिए। आजकल बहुत सारा ऑटोमेटेड टूल ही है जो क्या करता है कि 2 सब्जेक्ट लाइन आपके लेते हैं, दोनों से आपको ए बी टेस्टिंग करता है, 50-50 भेज के देखता है, जिसका ओपन रेट अच्छा है दैट इज द विनर, और वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल रिस्पांस के हिसाब से ऑटोमेटिकली वो बचे हुए 900 को भेज देता है। बिल्कुल जी। तो ये 4-5 पॉइंट है जिससे आप ओपन रेट के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा और भी पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, बट दो थ्रू द पॉइंट ये 4-5 चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी अच्छे ओपन रेट। मैं सिर्फ इसके कंक्लूजन में ये बोलूंगा कि आपने जितनी बातें बताई हैं उससे ये तो लगता है कि चीजें जितनी सिंपल लगती हैं ना वो होता नहीं, क्योंकि कितने पर्सपेक्टिव से आपने एक ही चीज को देखने के लिए बताया। क्योंकि एक जो ओपन रेट है ईमेल का, कितने मल्टीपल फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं वो आपको जानना है। उस हर फैक्टर का उसके पीछे का रूट कॉज क्या है उसको जानना है। तो यदि मैं कोई नया बंदा हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग को यूज करने को जा रहा है, तो मुझे तो एक प्रिंस के जैसे एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। मुझे नहीं लगता है कि डे 1 में इतना नॉलेज हो पाएगा, और नॉलेज हो भी पाएगा तो उन सबको समझ पाना, उसको कंट्रोल कर पाना, और कब किसकी क्वांटिटी कम करो ज्यादा करो ये सोचना बड़ा मुश्किल है। तो ये अपने आप में एक जर्नी है मेरे ख्याल से, एंड दैट्स व्हाई वी नीड डिजिटल मार्केट एक्सपर्ट्स लाइक यू जो उसमें हेल्प करे। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताया कि ईमेल आपकी रीडिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि बंदा रीड कैसे, उसके इनबॉक्स में तो पहुंच ही नहीं रहा है, वो तो पहुंच रहा है उसके स्पैम फोल्डर में। तो इसको हम बोलते हैं कि मतलब ये आपका जो ईमेल स्पैम में पहुंच रहा है, फोल्डर में पहुंच रहा है, ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि भयावह स्थिति है, या nobody wishes कि somebody has to see the day कि भाई आपने इतने बढ़िया से ईमेल को सजा के, लिख के, मेहनत करके, अच्छे टूल करके आपको भेजा, वो जाके स्पैम फोल्डर में चला गया। मतलब इट्स लाइक यू आर मिसिंग द टारगेट ऑल टुगेदर 100%। आपने 100% बना के वो जा रहा है 0% में। तो ये है क्या, मतलब इससे बचे कैसे, हम क्या करना चाहिए इसके लिए? ईमेल मार्केटिंग में अगर जैसे एक ह्यूमन हमारे लाइफ स्टाइल में क्या है कि अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, दैट इज द हीनियस क्राइम, है ना। ईमेल मार्केटिंग में अगर आपका ईमेल कैंपेन स्पैम में गया तो सिमिलर काइंड ऑफ हीनियस क्राइम है। इट्स लाइक किलिंग द ईमेल। it's entire killing your every effort of your email marketing। ये आपके सिर्फ 1 days की एफर्ट को नहीं किल कर रहा है, ये आपके पूरे मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकता है 6 मंथ की, 1 ईयर की जो स्ट्रेटजी है उसको किल कर रहा है। क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा लिस्ट बनाया, ऑडियंस बहुत ही प्रोस्पेक्टिव थे, मे बी दे आर इनकरेजिंग कि हाँ वो परचेज कर सकते थे। आपका एक पूरा कैंपेन इस पे डिपेंडेंट है कि हो सकता है इससे आपके सेल्स जनरेट हो, और सारा स्पैम में चला गया और कुछ भी जनरेट नहीं हुआ। यानी अगले दिन आपको सीईओ के साथ, सीएफओ के साथ, सीईओ के साथ, सीएक्सओस के साथ बैठ के ये एक्सप्लेन करने में लगेगा कि क्यों आपका पूरा का पूरा कैंपेन स्पैम हुआ है। सो दैट इज वन ऑफ द डेंजरस केस। जब एज ए ईमेल मार्केटर कोई इस पे वर्क करता है उसे सिंसियरली लेना भी चाहिए और इसे सिखाया भी जाता है, क्योंकि ये एक दिन में होता भी नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग कि एक ही दिन में आपका सारा का सारा स्पैम फोल्डर स्पैम में चला गया, सारे स्पैम फोल्डर में चला गया आपका ईमेल। ये शुरुआत होती है छोटे छोटे ट्रिगर पॉइंट से। जैसे आपको जब आप ईमेल सेंडिंग शुरू करते हो तो आप बहुत सारा ईमेल सेंड करना एक ही दिन से शुरुआत नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख या 2 लाख की लिस्ट है या 5 लाख की लिस्ट है, मैं एक छोटी लिस्ट की ही बात कर रहा हूँ, 1 लाख 5 लाख कोई बड़ा लिस्ट नहीं है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ का लिस्ट आप कह सकते हो कि बड़ा है ईमेल आईडी का। तो अगर आपके पास 1-1.5 लाख का लिस्ट है तो आप एक ही दिन में 1.5 लाख लोगों को नहीं भेजो, आप शुरुआत करो 2,000-5,000 लोगों से। तो 2-3 हज़ार करके आप भेजिए, फिर आप 10,000 भेजिए, फिर 25,000 भेजिए, फिर 50,000, फिर 1 लाख, और फिर आपका जो फुल कैपेसिटी है उसको आप मेंटेन कर सकते हो। इससे हो क्या रहा है, आप एक आईपी रेपुटेशन और आईपी वार्मिंग नाम का टर्म है,
मैं थोड़ा टेक्निकल नहीं होना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि ऑडियंस ईमेल मार्केटिंग के बेनिफिट्स को जानने के लिए वीडियो देखेगी रादर देन ईमेल मार्केटिंग सीखने के लिए। क्योंकि अगर आप सीखने के लिए भी कर रहे हो तो आपको हमारी जो मास्टर क्लास है ईमेल मार्केटिंग पे वो देखनी चाहिए। यहाँ बिजनेस ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। तो आप जो ईमेल मार्केटिंग में जो ईमेल जो आईपी वार्मिंग होता है, जो आईपी रेपुटेशन है, उसको वार्म किया जाता है। मींस यू आर क्रिएटिंग योर ऑरा, योर रेपुटेशन इन टर्म्स ऑफ ईमेल सर्वर। जितने भी ईमेल सर्वर्स है उसके अंदर अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो वो एंट्री देता है आपकी ईमेल्स की, अदरवाइज वो पहले ही ब्लॉक कर देता है। तो एक ईमेल ब्लॉकिंग है एंड देन ईमेल स्पैमिंग है, जो उससे थोड़ा सा लेस सीवियर है, क्योंकि आपका ब्लॉक हो गया तो स्पैम से भी बेकार है क्योंकि सर्वर ने उसको पास ही नहीं होने दिया। देन है स्पैम की अगर अच्छा रेपुटेशन नहीं है तो वो स्पैम में चला जाएगा। तो स्पैमिंग और ब्लॉकिंग को रोकने के लिए रेपुटेशन को इंप्रूव किया जाता है। इसके लिए आप क्या करते हो, यही जो मैंने आपको बताया 2000-5000 से शुरुआत करते हो। दूसरी चीज क्या है, रेगुलर इंटरवल पे आप ईमेल सेंड कर रहे होते हो, जिससे कि आप ऐसा नहीं है कि आप आज आपने मेल किया और 3 महीने बाद आप मेल कर रहे हो। नहीं, इससे होगा क्या कि बहुत सारे लोगों का ईमेल आईडी चेंज हो चुका है, बहुत सारे लोग आपको जानते नहीं है, भूल गए। तो एक इंटरवल होना चाहिए 7 डेज, 10 डेज, मैक्सिमम 15 डेज पे आप एक बार ईमेल जरूर कीजिए, ताकि लोग आपके साथ टच में बने रहें और ईमेल सर्वर्स को भी लगे कि ये जो ईमेल आईपी एड्रेस है ये पार्टिकुलरली ईमेल एड्रेस के लिए यूज हो रहा है और ये दे आर कम्युनिकेटिंग ईच अदर ऑन मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये एक प्रैक्टिस है। सेकेंड क्या है कि बहुत सारे स्पैम चेकिंग टूल्स भी हैं जिसका आप यूज करके पता कर सकते हो कि आपका जो ईमेल है वो स्पैम में क्यों जा रहा है। उसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, सब्जेक्ट लाइंस भी उसके एक कॉज है, आईपी रेपुटेशन एक कॉज है, और भी बैड प्रैक्टिसेस हैं जो आपने यूज किया है, तो उसको आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हो। तीसरी चीज क्या है कि आप अपने जो ईमेल सब्सक्राइबर्स हैं उनको आप कह सकते हैं कि उनको अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड कर लें। जब वो आपके लॉयल सब्सक्राइबर हैं, दे डेफिनेटली विल गोइंग टू ऐड यू एज ए कॉन्टेक्ट लिस्ट। उससे क्या होता है, प्रीफर्ड कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाने के बाद सिर्फ उस पर्सन को ही ईमेल नहीं मिलता है, वो एक सिग्नल जनरेट करता है कि दिस ईमेल हैविंग सम ऑथेंटिसिटी, की पर्टिकुलर पर्सन ने इसे अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में ही सेव किया। तो एक पॉजिटिव सिग्नल सर्वर को भेजता है और जिससे ओवरऑल जो आपकी कैंपेन है, जो आपकी आईपी रेपुटेशन है, उसमें भी इंप्रूवमेंट होता है, जिससे कि स्पैमिंग को आपको रोकने में आसानी होती है। तो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 10 मोर देन फैक्टर्स जो कि इसमें कंसिडरेशन में रखना चाहिए ताकि आप स्पैम को रोक सकते हो। मैंने आई थिंक 6-7 पॉइंट को कवर किया है, इसको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा किसी भी ईमेल मार्केटर को अगर वो स्पैमिंग से बचना। ईमेल सेंडिंग के प्रोसेस में ही अभी है प्रिंस, तो ईमेल हमने सेंड किया, वो स्पैम में चला गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ईमेल आपने भेजा पर वो बाउंस हो रहा है। अब ये तो कोई नहीं चाहेगा क्योंकि चलो स्पैम में हुआ तो कम से कम डिलीवर तो हुआ, यहाँ बाउंस हो गया मतलब क्या, वो पहुंचा ही नहीं। तो ये एग्जैक्टली क्या चैलेंज है और इसके लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि बाउंस रेट बढ़ जाती है। ऑब्वियसली कोशिश यही होनी चाहिए कि बाउंस रेट आपकी कम हो ताकि आपकी डिलीवरी मैक्सिमाइज हो। तो ये बाउंस रेट होती क्यों है, बाउंस रेट मतलब बहुत ज्यादा क्यों होती है कुछ लोगों की, कौन से फैक्टर्स हैं जिससे उस पे उसका असर पड़ता है बाउंस रेट पे, और इसको कंट्रोल कैसे करें ताकि बाउंस रेट को मिनिमाइज कर सकें। बाउंस रेट होने के जो प्राइमरी रीजन है कि ईमेल आईडी वैलिड नहीं होता है। अगर आप ईमेल मार्केटिंग की बात करें तो वैसे तो हर जगह बहुत जगह बाउंस रेट का यूज किया जाता है टर्म्स का। अगर ईमेल मार्केटिंग बाउंस रेट की बात करें, इट मींस व्हाट कि इफ यू आर सेंडिंग समबडी ईमेल एंड दैट ईमेल आईडी डजंट एग्जिस्ट, तो वो एक बाउंस रेट कंसीडर किया जाएगा। अगर आपने 100 लोगों को भेजा, 100 में से 10 लोगों का ईमेल आईडी ही करेक्ट थे, और इनकरेक्ट होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। आपने ईमेल आईडी के साथ लास्ट में एक स्पेस जनरेट कर दिया है, जैसे prince@gmail.com के बाद एक स्पेस आ गया, वो आपको दिख नहीं रहा है, बट उसकी वजह से वो ईमेल आईडी इनकरेक्ट हो गया। तो वो भी आपको चेक करना पड़ता है कि कभी कभी आपने गलत ईमेल आईडी तो नहीं इंक्लूड कर लिया है, स्पेस इंक्लूड कर लिया है, एक्स्ट्रा कैरेक्टर आपने डाल दिया है, कोडिंग में कुछ आपने गलती, कुछ ह्यूमन एरर्स भी हो सकते हैं उसमें, डेटा एरर भी हो सकता है, ह्यूमन एरर भी हो सकता है। एग्जैक्टली। दूसरा एक कॉज ये होता है कि लोग डाटा परचेज कर लेते हैं कहीं और से, सब्सक्राइबर उनके ओरिजिनल नहीं होते हैं। तो जब आप डाटा परचेज करते हो तो आपकी जो वो डेटा है उसकी ऑथेंटिसिटी की गारंटी बेचने वाला भी नहीं लेता है। वो बोलता है कि इसमें 90% तक डेटा जो है करेक्ट हो सकता है। तो दो अगर वो 90% बोल रहा है ना, मोस्ट प्रोबब्ली दैट विल बी गोइंग अप टू 50%, दैट माय assumption। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट लाइक और डोंट रिकमेंड एनीबॉडी टू बाय द डेटा। द रीजन इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हियर ओनली दैट अगर आप डेटा को बाई करते हो तो अगर उसने कहा 90%, आप जान लो इंडस्ट्री में अगर आपको 3% से ज्यादा बाउंस रेट मिल रहा है तो जो भी ईमेल सेंडिंग आप टूल्स यूज कर रहे हो वो आपको बैन कर देगा। मतलब 3% से 4% से ज्यादा होने के बाद वो आपको वार्निंग जनरेट करेगा, और 2-3 कैंपेन में अगर आपको इस तरह के बाउंस रेट मिल रहे हैं तो आपको बाउंस रेट की वजह से ही बैन कर देगा। बोलेगा आपका डेटा एक्यूरेट नहीं है, आपकी जो आईपी रेपुटेशन है आप खराब कर रहे हो, आपको बैन किया जाता है यहाँ। तो अल्टीमेटली आपके वो डेटा
वर्क नहीं करने वाली है। तो डेटा जब आपका रॉन्ग होगा तो बाउंस रेट होगा ही। अब बात आती है कि बाउंस रेट क्या हमेशा ईमेल आईडी के गलत होने की वजह से ही आती है? तो नहीं, इसका हमें थोड़ा सा बाउंस रेट को समझना पड़ेगा। बाउंस रेट दो तरह के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट बाउंस रेट बाउंस और एक होता है हार्ड बाउंस। तो सॉफ्ट बाउंस से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। द रीजन इज कि समटाइम्स द सर्वर इज नॉट अवेलेबल। आवर ईमेल आईडी इज आल्सो होस्टेड ऑन सम ऑफ द सर्वर, और वो सर्वर अभी अवेलेबल नहीं है, तो हमारा टेम्पररी ये बताता है सर्वर को कि ये ईमेल आईडी एग्जिस्ट करता था अभी से 2 घंटा पहले, 6 घंटा पहले, 1 घंटा पहले, क्योंकि स्टेटस कोड उसके पास होता है। तो उससे वो पता कर लेता है कि अगले 6 घंटे पहले ये अवेलेबल था, अभी नहीं है। तो वो ट्राई करता है अगले 24 आवर्स, 48 आवर्स और 72 आवर्स, बेस्ड ऑन द किसकी आप सर्विसेज ले रहे हो। ईमेल सेंडिंग की जो आपकी कंपनी है, सपोज दैट की XYZ कंपनी है, तो वो आपको कितने आवर्स का वो रीट्राइंग लिमिट देता है, उस पर डिपेंड करता है। तो 72 आवर्स तक वो चेक करेगा सॉफ्ट बाउंस के केस में। और हार्ड बाउंस के केस में क्या है कि वो बता देगा तुरंत इमीडिएटली कि दिस इज नॉट द करेक्ट ईमेल आईडी। तो कंसर्निंग पॉइंट इज हार्ड बाउंस, जहां पे आपको ये एग्जैक्ट डायरेक्टली मिल रहा है कि आपका ईमेल आईडी रॉन्ग है। तो आप इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? आपको मैंने एक पिटफॉल्स बताया था कि आपको डेटा नहीं परचेज करना चाहिए। रीजन ये है कि जब डेटा आप परचेज करते हो तो आपको गलत ईमेल आईडी मिलता है। तो इसको इम्प्रूव ऐसे किया जा सकता है कि जब आप डाटा नहीं परचेज कर रहे हो तो आप अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो, आप अपने गिव अवे दे रहे हो, आप ई बुक्स सेंड कर रहे हो यूजर को फ्री में, तो लोग उस सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन यहाँ भी एक पंगा ये आता है कि लोग गलत ईमेल आईडी डाल के ईमेल आईडी आपका ई बुक डाउनलोड कर लेंगे, आपके केस स्टडी डाउनलोड कर लेंगे। तो आपको ना ऑप्ट-इन ओपन करना चाहिए, हमेशा इनेबल करके रखिए। डबल ऑप्ट-इन क्या है? से जब कोई ईमेल आईडी डालता है तो उसको सबसे पहले राइट ईमेल आईडी जिसने उसने वो डाला है उसकी ईमेल पे पहला जाएगा वेरिफिकेशन ईमेल, वो जाके वेरीफाई करेगा, देन उसका ईमेल आईडी पे वो ई बुक ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। इससे होता क्या है कि किसी के पास गलत ईमेल आईडी डाला तो अगर डाल तो सकता है वो, लेकिन वो उस गलत ईमेल आईडी को ओपन नहीं कर सकता है, अल्टीमेटली उसका वेरीफाई हो। बिल्कुल, वेरीफाई होने की वजह से क्या है कि आपके पास डबल ऑप्ट-इन की वजह से श्योर शॉट करेक्ट ईमेल आईडी आपके पास आ गए। इससे भी आपका बाउंस रेट जो है सो लिमिट होगा। तो ये एक तरीका है। प्लस आपके पास रेगुलर जो है सो जब कैंपेन आप करते हो तो रेगुलर कैंपेन करने से क्या है कि अगर सपोज 15 दिन में कोई डेड हो गया ईमेल आईडी, क्योंकि सब ईमेल आईडी हमेशा एक्टिव नहीं होता है। वर्किंग जो पर्सन है उसके तो ईमेल आईडी साल 2 साल पे पक्का है कि वो कंपनी चेंज करेगा तो उसका वो ईमेल आईडी डंप हो जाता है। तो वो क्या है कि जब आप 2 महीने 3 महीने पे करोगे तो ऐसे बहुत सारे डेड ईमेल आईडी आपके कैंपेन में होते हैं, जिससे बाउंस रेट बढ़ता है। इसलिए मैंने ये रिकमेंड किया है कि आप 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन मैक्सिमम पे आप ईमेल कैंपेन करते रहो, जिससे कि आपका जो परसेंटेज ऑफ बाउंस रेट है वो हमेशा नीचे रहेगा, क्योंकि एकदम सडन से कोई चेंज नहीं कर लेता है। इससे भी आप बाउंस रेट को मिनिमाइज करके रखते हो। और जब भी आपका एक ईमेल आईडी बाउंस हो गया है तो आजकल तो ऑटोमेटेड फीचर ही है कि ईमेल कंपनी जो हम जहां से ईमेल सेंड कर रहे होते हैं वही उसको जो है सो एक्सक्लूड कर देता है कैंपेन से, तो मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। बट यही है कि इसको रेगुलर कैंपेन करने से ही आप बाउंस रेट को थोड़ा कम कर सकते हो। तो दीज आर द फ्यू टूल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक टिप और भी देना चाहूंगा कि अगर आपने परचेज कर ही लिया है ईमेल कहीं और से तो आप एक काम करो, बहुत सारे वेरिफिकेशन टूल भी आती है। बिल्कुल, वो पहले आप वहां जाइए। मैं उसमें पूछने वाला था, क्योंकि आप डेटा खरीदो तो डेटा भी लो, उस डेटा को वैलिडेशन का भी टूल लो, ताकि आप श्योर हो कि जो 50% गार्बेज आपने खरीदा है वो पहले ही निकल जाए। एग्जैक्टली। बहुत सारे ईमेल वेरिफिकेशन टूल है, उस टूल का आप यूज कीजिए। और आपने अगर 10 लाख डेटा डाला है तो उसको पहले आप वेरीफाई कर लो, उसकी स्टेटस कोड ओके होनी चाहिए। जिन लोगों का वहां पे ओके नहीं आ रहा है उसको आप वहां से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपका बाउंस रेट जनरेट करेगा। आईपी रेपुटेशन उसकी वजह से स्पॉइल होगी। बाद में आप कंप्लेन करोगे मेरे सब्जेक्ट ओपन नहीं हो रहे हैं, मैं अच्छा सब्जेक्ट लाइन डाल रहा हूँ, क्योंकि आपकी ये सारी स्टेप बाय स्टेप बर्बाद होने के तरीके हैं। तो आप पहले ही ईमेल आईडी को ही करेक्ट कर लीजिए ताकि बाकी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। और आप ही की एक बात को मैं लास्ट में हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे वो इतना इंपॉर्टेंट लगता है। इतनी बातों में लोगों ने शायद वो रियलाइज नहीं किया होगा, या मे बी आई रिपीट इन केस दे डू, कि इसका इम्प्लीकेशन बहुत स्ट्रांग है। आपका बाउंस रेट बहुत ज्यादा हाई हुआ एक सर्टेन परसेंटेज से, जैसे एक सर्टेन परसेंटेज प्लीज बता रहे थे 3% से ज्यादा होगा, तो इंडस्ट्री नॉर्म से ज्यादा है। तो आपको क्या है कि वो आपका ईमेल मैनेजमेंट टूल आपको ईमेल सेंड करने से 24 घंटा 48 घंटा 1 वीक के लिए बैन ही कर देगा। तो आप इसका इम्प्लीकेशन समझ रहे हो। ये ऐसा वाला एरर नहीं कि चलो हमने 100 लोगों को भेजा, 50 लोगों को बाउंस हो गया, चलो कोई बात नहीं, 50% सक्सेस तो है। उसका सेकंड इम्प्लीकेशन भी है, क्या फ्यूचर में भी कुछ घंटे कुछ दिन आप भेज नहीं पाओगे ईमेल, प्लस आपका आईपी रेपुटेशन खराब हुआ, वो सब चीजें तो चलो थोड़े साइड वाली बात हुई, बट आपका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए बाउंस रेट वाले एस्पेक्ट को कैसे समझ पाना, उसमें प्रिंस जैसे एक्सपर्ट्स को उनसे बात करना, यूज करना, या हमारे
पास भी बहुत सारे कंटेंट है, उनमें आप देखिए, इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। हर ये एस्पेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन है आपकी कंपनी की कैपेबिलिटी का, आपकी कैपेबिलिटी का, कि आप कितने ईमेल सेंड कर सकते हो नहीं कर सकते हो। आपका पूरा ईमेल कैंपेन का शेड्यूल ही गड़बड़ा जाएगा। हो सकता है कि आपका 2 दिन बाद कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला हो, आपने ईमेल भेजा, उसका बाउंस रेट ऐसा था कि इवेंट के पहले आप आज के बाद भेज ही नहीं पाओगे। तो आप सोचो कितना क्रिटिकल है आपके लिए। इसलिए ये चीजें जो सुनने में बहुत ईजी है, थोड़ी टेक्निकल लगती हैं, बट इनका इम्प्लीकेशंस प्रैक्टिकली बहुत ही स्ट्रांग होता है। सो आई थिंक प्रिंस ने काफी अच्छे से बताया, इसका इम्प्लीकेशन बहुत स्ट्रांग। ईमेल मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि ईमेल इनबॉक्स में पहुंच गया, किसी ने देख भी लिया, ओपन भी कर लिया या ओपन नहीं किया, मतलब एक सर्टेन टर्म होता है, मतलब क्लिक रेट जो है, कौन कहाँ पे कितना क्लिक कर रहा है, किस कंटेंट पे क्लिक कर रहा है, आपका ईमेल ओपन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इन सब एस्पेक्ट्स में एग्जैक्टली क्या चैलेंजेस होती हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में देना चाहिए, और क्या क्या ध्यान देना चाहिए इस पे क्लिक रेट बढ़ाने के लिए? बेसिकली आप जानना चाहते हैं कि जो CTR है, क्लिक थ्रू रेट, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए ईमेल में, और कैसे एक अचीवेबल टारगेट तक पहुंचा जाए, ताकि कन्वर्जन का जो प्रीवियस स्टेप है वो क्लिक थ्रू रेट ही है। अगर कन्वर्जन डिपेंड करता है, इंटायरली डिपेंड करता है आपका CTR कितना है। अगर CTR बेकार है तो आपका कन्वर्जन भी उतना ही बेकार आएगा। और CTR डिपेंड करता है ओपन रेट पे, और ओपन रेट डिपेंड करता है आपके IP रेपुटेशन पे। तो ओवरऑल एक चेन है, इसलिए ईमेल मार्केटिंग एक चेन है, जहां एक चीज गड़बड़ हुआ तो सब चीज गड़बड़ होता जाए। तो हमने पहले IP रेपुटेशन का बारे में बात किया ही था, उसके बाद मैंने आपको बताया ओपन रेट के बारे में बताया। अब हम उसके अंदर, यानी ओपन होने के बाद ही कोई क्लिक जनरेट कर सकता है, कोई सब्जेक्ट से कोई डायरेक्ट क्लिक नहीं जनरेट कर सकता। तो सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट से हमने ओपन किया अपने ईमेल को, अब हम बॉडी को पढ़ रहे हैं, और बॉडी से हम लिंक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कैसे इंप्रूव किया जाए, इसमें लोगों को साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। ईमेल इज समथिंग दैट इज वेरी पर्सनल। लोग जब ईमेल कहीं डालते भी हैं तो काफी कॉन्शियस होकर डालते हैं। तो जब वो ईमेल पढ़ भी रहे होते हैं तो सबसे कॉन्शियस होते हैं कि इस ईमेल में क्या कंटेंट है, क्या ये मेरे रेलेवेंट है। और उनको सबसे इंपॉर्टेंट है कि ईमेल पढ़ते वक्त कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन कैसे जनरेट होता है? कंफ्यूजन जनरेट होता है जब आप बहुत सारी चीजें एक ही ईमेल में कहने की कोशिश करते। जब आप बहुत सारी मैसेजेस को एक ही ईमेल में करते हो तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको क्योंकि एक कंक्लूजन नहीं मिलता है। तो वो क्या करते हैं, आपका ईमेल को डिलीट करेंगे, या फिर स्पैम करेंगे, या अनसब्सक्राइब करेंगे। एटलीस्ट वो उसको रिप्लाई नहीं करेंगे और नेक्स्ट ईमेल पढ़ने की तरफ चले जाएंगे। तो ये एक रीजन होता है कि लोगों ने अगला एक्शन, जो कि कॉल टू एक्शन था, उन्होंने क्लिक नहीं किया। उसको सबसे पहले जो मैंने प्रॉब्लम बताया उसी में इसका सॉल्यूशन भी है। आप एक क्लियर एंड कंपेलिंग मैसेज आप दीजिए लोगों को। आपका ईमेल का यही एजेंडा है, और वो एजेंडा आपके सब्जेक्ट लाइन में भी हाईलाइट होना चाहिए, वही एजेंडा आपके बॉडी में भी होना। दूसरी चीज ये है, आपका जब मैसेज क्लियर है तो आप दूसरी चीज ये रखिए कि आपके पास एक क्लिक टू एक्शन होना चाहिए। CTA बटन आप यूज कर सकते हो, लिंक के ऊपर हाइपरलिंक, कोई टेक्स्ट के ऊपर हाइपरलिंक बना सकते हो, और दैट लिंक शुड बी प्रॉम्प्ट, बहुत ही क्लियर और विजिबल होना चाहिए। लोगों को ऐसे प्लेसमेंट उसकी अच्छी जगह पे होनी चाहिए ताकि लोग उसको एक्शन लेने के लिए प्रीएम्प्ट करें, लोगों को ऐसा इन्वोक करे कि चलो इसको क्लिक करके देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो वो सच काइंड ऑफ प्लेसमेंट यू नीड टू बी हैव इन द ईमेल बॉडी, जिससे कि आपका क्लिक रेट बढ़ता है। दूसरी चीज ये है कि जब आप बहुत बड़ा ईमेल डालते हो ना, तो 2 चीजें होती है। पहला है कि आप बहुत सारा मैसेज इंक्लूड करते हो, लोग कंफ्यूज होते हैं। दूसरा ये है ना कि लोग पढ़ते ही नहीं, आपकी पूरी ईमेल को पढ़ते ही नहीं है, और वो क्या करते हैं, बस डिलीट करते हैं या फिर नेक्स्ट मैसेज की तरफ चले जाते हैं। लोगों ने पढ़ा ही नहीं। थोड़ा सा करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम लोगों की साइकी से वो रिलेटेड है। कई बार हम भी अपने इनबॉक्स में जाते हैं, द मोमेंट किसी का अच्छा छोटा सा है 2 लाइन, वो तो पढ़ लेते हैं। द मोमेंट लगता है स्क्रॉल के लंबा है, अच्छा ठीक है बाद में देखें, एंड ऑनेस्टली वो बात कभी नहीं आता कई बार। एग्जैक्टली, जब हम हड़ी में होते हैं, हमारे पास 10-20 ईमेल होता है पढ़ने के लिए, और हम चाहते हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि ईमेल का एवरेज रीडिंग टाइम है 13 सेकेंड। बिल्कुल 13 सेकेंड में लोग ईमेल पढ़ते हैं। तो जब आप कॉपी बना रहे हो ईमेल कंटेंट की, तो आप क्या उस 13 सेकेंड 13 की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, क्या उतने सेकेंड में आप ईमेल पढ़ पाओगे? अगर पढ़ पाओगे तभी उस ईमेल को भेजो। तो दैट इज समथिंग यू कैन से दैट कि टेस्ट है हमारे लिए, बिल्कुल कि उसका यूज कीजिए। 13 सेकेंड में अगर आप मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं, तभी आपका वो राइट स्क्रिप्ट है। और छोटा मैसेज होने से आपके पास सिंगल मैसेज होते हैं और
क्लिक टू एक्शन जो है आपका जो बटन है वो उभर के सामने भी आता है लोगों के सामने कि बस खत्म, और क्या जानना है, तो क्या जानना है तो वो क्लिक करेगा। आपने सब कुछ भर ही दिया है उस ईमेल में ही, तो उसे उसकी उसकी पूरी की पूरी एपिटाइट ही खत्म हो गई आगे बढ़ जानने की। बिल्कुल। तो वो क्लिक थ्रू रेट वहां से बंद होगा। अब जो तीसरी चीज है जो मैं 2-3 आंसर से भी बता रहा हूँ, एबी टेस्टिंग यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एबी टेस्टिंग क्या है, जो मैंने पहले भी बताया कि आप चीजों को थोड़ा बहुत चेंज करके चेक करते हो। अब सीटीए बटन है तो हेडर के फर्स्ट में डाल के देखो आप एक बटन क्या होता है, हेडर के लास्ट में डाल के देखो कि क्या होता है, बीच में डाल के देखो कि क्या होता है। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो जो है सो आपका विनर होगा और उसी हिसाब से वो अगला ईमेल कैंपेन आपका जाएगा। अब मैंने ऊपर टॉप बॉटम और मिडिल की बात की है, ये सिर्फ एबी टेस्टिंग नहीं होता है, उसमें कलर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, साइज का भी बहुत बड़ा रोल है, उसमें आप एनिमेशन कैसा देते हो वो भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये हर चीज ध्यान रखा जाता है जब आप ईमेल का सीटीए बटन डिजाइन करते हो, और उससे रियली फर्क पड़ता है। कई लोग इमोजी क्रिएट करते हैं, बहुत सारे लोग इमोजी के थ्रू हाईलाइट करते होते हैं बटन को कि आप इस बटन को प्रेस कीजिए, तो लोग उससे इंप्रेस होते हैं क्योंकि आपका ध्यान आप खींचना था उस बटन की तरफ और उन्होंने उसके थ्रू कर लिया, तो वो उससे सीटीआर इंप्रूव होता है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, बट ऑब्वियसली ओपन रेट अच्छा है तभी सीटीआर भी अच्छा होगा, तो ओपन रेट पे भी ध्यान आपको देना पड़ेगा। हम ईमेल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, और जैसे फेसबुक में जो मैसेजेस भेजते हैं उसको फेसबुक कैंपेन बोलते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग में जो सेट ऑफ ईमेल्स हम भेजते हैं उसको ईमेल कैंपेन हम बोलते हैं इन जनरल। तो इनिशियली कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो जो ईमेल कैंपेन के बारे में सोच रहा हो, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं कि नंबर ऑफ ईमेल्स कितने जाने चाहिए, उसकी क्वांटिटी क्या हो, मतलब एक बार में 100 भेज दें या 50-50 करके 2 बार टाइम में भेजें, या सुबह में 9 बजे भेजें या 11 बजे भेजें या 3 बजे भेजें, मतलब 15 PM के हिसाब से क्या करें। फिर ये है कि फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी, ये क्या होनी चाहिए, क्या सही कॉम्बिनेशन है। ऑब्वियसली कोई एक यूनिक आंसर नहीं होगा, आई बिलीव दैट, बट इसको अप्रोच कैसे करना चाहिए। जो ईमेल कैंपेन अभी शुरू ही कर रहा है उसको क्या अप्रोच उसको लेना चाहिए ताकि वो उसको एक इनिशियली एक बेबी स्टेप से लेके फिर उसको धीरे धीरे बढ़ा के ऑप्टिमाइज करके उस लेवल पे ले आए जहाँ पे उसको बेस्ट रिजल्ट मिले। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं थोड़ा सा ईमेल मार्केटिंग शुरुआत कैसे होगा ये मैं बताना चाहूंगा। सडनली आपके पास 1 लाख लिस्ट नहीं आ जाएगा और 10 लाख लिस्ट नहीं आ जाएगा। आपने लिस्ट बिल्ड किया है, तो लिस्ट जब आपने बिल्ड किया है तो कंटेंट स्ट्रेटजी आपने तैयार की, तो कंटेंट स्ट्रेटजी जो तैयार किया आपने, तो उसमें आपने जो भी चीजों का ध्यान रखा था वही चीज का यहाँ पे ईमेल में भी ध्यान रखना है। अब आपने जो कंटेंट स्ट्रेटजी तैयार की थी B2B कंपनी के लिए, आपकी जो सर्विसेज है, जो आपकी ऑफरिंग है, उसको ध्यान में रख के आपने B2B की स्ट्रेटजी तैयार किया, तो जो ऑडियंस है जिसने आपकी ईमेल आईडी को सब्सक्राइब किया है वो भी उसी से रिलेटेड होगा। और अगर आप चाहते हो कि कुछ ऐसा थॉट, कुछ और ऐसा सर्विस जो आप उनको डिलीवर करना चाहते हो, तो दे विल नॉट इंटरेस्टेड। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो ऑडियंस है, जिस लिस्ट में उसने सब्सक्राइब किया है, जिस कंटेंट को पढ़ के उसने सब्सक्राइब किया है, वो चीजों को आप उसको अकॉर्डिंग ही सर्व कीजिए। फर्स्ट थिंग इज मैसेज शुड बी रेलेवेंट, पर्सनलाइज्ड एंड अकॉर्डिंग टू द सब्सक्राइबर प्रेफरेंसेस। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, पर्सनलाइजेशन, रेलेवेंसी एंड सब्सक्राइबर प्रेफरेंस। अगर ये 3 चीजें नहीं है तो लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे, स्पैम मार्क करेंगे और अगला ईमेल पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। तो अगर आप शुरुआत भी करते हैं तो इन चीजों का आपको ध्यान। उसके बाद जो अगला बात आएगा वो होगा आपको अपनी इंगेजमेंट पे ध्यान रखना है, क्योंकि आप ईमेल कैंपेन शुरुआत ही कर रहे हो। आपने 100 भेजा या 1000 भेजा, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है किसी भी कंपनी की। आपका ईमेल लिस्ट अचानक से लाख नहीं हो जाएगा। अगर आपने कैंपेन भी किया है तो 1 मंथ में वो ग्रो होके 40,000 50,000 तक पहुंचेगा, जो कि मैं बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात तो लेकिन आपको जो 40,000 है वो उसको अचानक से तो भेजना नहीं शुरू करोगे, वो शुरुआत होगा 1000 2000। जो आप 1000 ईमेल भी कर रहे हो, अगर आप 1000 ईमेल भी आज अगर आपने भेजना शुरू किया है, उसकी आपकी इंगेजमेंट देखिए, कितने लोग रिप्लाई कर रहे हैं, कितने लोग आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, कितने लोग ओपन कर रहे हैं, कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, कितने लोग का कन्वर्जन कितना अच्छा आ रहा है। सो दैट आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, जिससे कि आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे। जो क्वेश्चन आपने किया था, मींस इंडिकेटर क्या है कि हमको मीन जो पूरे वीक में कितने ईमेल करने हैं, ये जो आंसर है आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, हजारों आंसर मिलेंगे और हर के अपने अपने पर्सपेक्टिव में। मान के चलिए सब आंसर सही भी है, गलत भी है, बट आपके लिए क्या फिट बैठेगा आपके कंटेंट के लिए, आपके बिजनेस के लिए, नो वन कैन से। इट हैज टू बी एन इंडिविजुअल। इंडिकेटर्स पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हो कि अगर आपने छोटे से सैंपल साइज में जो आपने ईमेल सेंड करना शुरू किया, 1000 लोगों को आपने सेंड किया, तो उसको 2 दिन आप सेंड करके देखो आपके एंगेजमेंट में क्या फर्क पड़ता है। वीक में 2 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, फिर 3 दिन भी आप कर सकते हो चेक करके। लेकिन आप जो कंटेंट भेज रहे हो वो वही कंटेंट
भी नहीं होना चाहिए। आपके पास सच में कुछ भेजने के लिए है तभी आप भेजो। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास बताने के लिए ही कुछ नहीं होता है। बहुत सारी कंपनियां, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जो मंथ में 1 और 2 भेजती है, लेकिन उसका ओपन रेट काफी हाई हो। द रीजन इज कि दे आर फुलफिलिंग द कंटेंट एपिटाइट ऑफ द रीडर। ठीक है, जो उनकी जो कंटेंट की जो भूख थी कि हाँ मुझे इस कंपनी की क्या अपडेट है वो जानना चाहते थे, और उनको 1 मंथ का टाइम फ्रेम में उसने कुछ ऐसा डेवलप किया है जो लोगों को सच में बताना चाहता है, तो वो लोग ओपन करके जानना भी चाहते हैं कि हाँ ऐसा है। और वही अगर वो एक वीक में 2 बार भेजना चाहे तो डेवलपमेंट कंपनी के लिए मुश्किल है कि वो डेवलपमेंट साइकिल के बारे में लोगों को बता पाए इतनी जल्दी जब तक कि उसकी टीम साइज 1000 लोगों की नहीं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर टीम सिचुएशन, योर ऑफरिंग, योर प्रोडक्ट, योर सर्विसेज, यू कैन कस्टमाइज your number of your frequency, email sending frequency, टाइमिंग आप डिसाइड कर सकते हो। कभी 9 बजे भेज के 11 बजे भेज सकते हो। और ये सब कुछ इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या है आपका? ओपन रेट, क्लिक रेट, सब्सक्राइब रेट, प्लस आपका एंगेजमेंट रेट, बाउंस रेट, ये सब चीजें हैं जो आपके इंडिकेटर्स हैं, जो बताता है कि सक्सेसफुल हो रहा है। तो उसको आप डुप्लीकेट करते जाओ, उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते जाओ, इनहांस करते जाओ, इंप्रूव करते जाओ, प्लस बड़ा करते जाओ, इम्प्लीफाई करते जाओ। थोड़ा बहुत मेरे अगला जो सवाल है उसका कुछ आपने कवर किया है। हमने पूरे के पूरे ईमेल कैंपेन की बात की कि ईमेल कैंपेन क्या होता है, ईमेल कैंपेन के थ्रू ईमेल मार्केटिंग को कैसे सही ढंग से अप्रोच करते हैं, सीटीआर कैसा होना चाहिए, बाउंस रेट कैसे मिनिमाइज करते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारे पैरामीटर्स मिलके ही इसका आरओआई करते हैं। बट इन जनरल आपको एक समरी में बताना पड़े कि ये पूरा जो ईमेल कैंपेन एज अ कंपनी यदि मैं अपने कंपनी के लिए बना रहा हूँ, उसकी रिपोर्टिंग के लिए उसका आरओआई मुझे देखना चाहिए, तो वो क्या टॉप 5 वो कंपोनेंट्स होंगे या टॉप 10 कंपोनेंट्स होंगे जिनको मुझे देखना चाहिए कि ये 5 ठीक है, ये 10 ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका आरओआई ठीक आ रहा है ईमेल कैंपेन का। कौन से वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? आरओआई के लिए सबसे पहले लोगों को अपनी ऑफरिंग्स की तरफ तो ध्यान रखना ही चाहिए। अपनी जो गोल्स है उसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास क्लियर गोल है, आपके पास केपीआईज मींस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स काफी क्लियर हैं कि मुझे ये चीजों पे फोकस करना है, दीज आर द पर्टिकुलर कीज जिसके मुझे परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है, हमारे गोल एकदम क्लियर है। So that will going to help you in overall ROI of your email campaign. एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ ये देना चाहूंगा कि बाकी जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के वर्टिकल्स हैं, इन माय ओपिनियन एज वेल एज इंडस्ट्री एवरेज, ईमेल मार्केटिंग की जो ROI है बाकी सारे प्लेटफॉर्म से स्पेशली इन B2B काफी हाई है, काफी ज्यादा, इतना हाई है कि डबल का फर्क है दोनों में। अगर ऑन एन एवरेज आप यहाँ देखेंगे 15%, तो इसकी 30-35% का ROI है ईमेल मार्केटिंग की। बट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कि आप कैसे ईमेल मार्केटिंग करते हो। जो मैंने प्रीवियसली कितने सारे पैरामीटर की बात की है, उन सारी चीजों को ध्यान में रख के करना पड़ेगा, जिससे कि आप इसके बारे में अच्छा कर सकते। लेकिन यही बात आती है कि जो पैरामीटर जो आप हैं तो उसको करोगे क्या, उसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा। जैसे कि ओपन रेट की हम बात कर रहे थे, क्लिक थ्रू रेट की बात कर रहे थे, कन्वर्जन रेट की बात कर रहे थे। कन्वर्जन रेट पे आपके टिकट साइज की बात हो सकती है, एक कन्वर्जन की टिकट साइज कितनी है। तो ये सब चीजें आप ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, आपको किसी मार्केटिंग एनालिटिकल टूल की जरूरत पड़ सकती है। कभी कभी आप मार्केटिंग डैशबोर्ड भी बनवाते हो इसके लिए। और हमने कई सारी कंपनी के लिए ऐसा किया भी है कि उनकी मार्केटिंग कैंपेन इतनी बड़ी थी कि हमें जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जो डैशबोर्ड बना के देता है उससे हमें उतनी सारी एनालिटिक्स निकल के सामने नहीं आती है। तो हम कस्टमाइज एनालिटिकल डैशबोर्ड भी हमने डिजाइन करवाया है, जो कि इन डेप्थ एनालिसिस करके बताता है ईमेल मार्केटिंग के बारे में। इन चीजों को आपको ट्रैक करना पड़ेगा, तभी जाके आप एनालिसिस भी कर सकते हो। यानी अगर आपने पैरामीटर को ट्रैक ही नहीं किया तो फिर एनालिसिस आप किस डेटा पे? सो दैट यू नीड टू बी अंडरस्टैंड। ये एक अलग ही वर्टिकल है अगर आप आरओआई को कैलकुलेट करना चाहते हो, जहां पे आपको जो आपकी मेन केपीआईज है उसको ट्रैक करने के लिए आपके पास एक्सपर्ट हो जो लगातार एक्यूरेटली केपीआई को ट्रैक करें। आपके गोल्स के अचीवेबल जो गोल्स आपने सेट किए हैं उसके आसपास वो केपीआई इंडिकेट कर रहे हैं कि नहीं, इन चीजों पे आपको ध्यान रखना होगा। और जो लास्ट है, जो आपको ये भी चेक करना होगा कि जो आपने जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है, और ईमेल कैंपेन के थ्रू, और जो आपका स्पेंडिंग है उसके बीच में आपका क्या रेशियो है, रिलेशनशिप। और ये सब कुछ आप तभी आप फाइंड आउट कर पाते हो, ये आप तभी फाइंड आउट कर पाओगे जो आपने मैंने जो प्रीवियसली कुछ ये बताए थे, ओपन रेट, क्लिक थ्रू रेट और कन्वर्जन रेट जैसी जो टर्म्स है जिसको आप कैलकुलेट कर पाते हो, तभी आप इसको फाइंड आउट कर पाओगे कि दोनों के बीच में हमारा कितना का स्कोप है, और उसके बेसिस पे आप उसको डबल, ट्रिपल और फोर्थ टाइम इंक्रीज कर सकते हो, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम को बढ़ा सकते। नहीं, ठीक है। आई थिंक प्रिंस अभी के लिए आई थिंक
दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और बाकी कुछ ऑब्वियस चीजें जैसे बिजनेस आरओआई होती है वो लोग करते ही हैं कि कितने मेरे को बिजनेस आया, कितनी कैंपेन्स के थ्रू जो है वो कॉल सेटअप हुई, कितने लीड जनरेट हुए, वो सब कुछ ऑब्वियस है, वी लॉट ऑफ पीपल नो। बट आई थिंक उसका टेक्निकल आरओआई भी जानना जरूरी है, बिजनेस आरओआई भी जानना है, और दोनों के हिसाब से फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो आपका ऑनगोइंग कैंपेन है उसको कैसे कस्टमाइज करें और कैसे उसको आगे बढ़ाएं। थैंक्स अ लॉट प्रिंस। अभी डिजिटल मार्केटिंग के सीरीज में हम लोगों ने ईमेल मार्केटिंग की भी बात की पहले। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि ईमेल मार्केटिंग का जो आप डेटा लेते हैं, थोड़ा सा हमने बिट्स एंड पीसेस में उसकी बात की है, बट जो ईमेल कैंपेन स्टार्ट ही कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसका रॉ मटेरियल तो ईमेल है, तो वो ईमेल कहाँ से आएगा, वो कैसा होना चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। यदि आपको इस पूरे टॉपिक को कवर करना है कि ये जो हमें डेटा कलेक्शन है ये प्रेफरेबली क्या होना चाहिए, ऑप्शंस कौन से हैं बट प्रेफरेबली कौन सा होना चाहिए, कौन सा सही होता है, और जैसे आपने पहले बात की कि ईमेल आप ले भी लो तो ईमेल वैलिडेशन जरूर करना चाहिए ताकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बाउंस रेट हुआ, टाइमिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, कई वो चीजें जो है ना वो बिना जाने भी ऑटोमेटिकली दे आर कवर्ड, कीपिंग द क्वालिटी ऑफ डेटा। तो ये डेटा क्वालिटी एग्जैक्टली हम कैसे, क्या सही अप्रोच होना चाहिए कि हम ईमेल कैंपेन का डेटा बहुत ही स्ट्रांग रखें। अच्छा, जब भी हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो हमारे पास ईमेल लिस्ट होनी चाहिए, जिसको ईमेल ऑडियंस भी हम कह सकते हैं, ईमेल सेंडिंग लिस्ट भी कह सकते हैं। तो उसको वन डे में इंक्रीज नहीं किया जा सकता है अगर आप परचेज नहीं करते हैं, तो वो ऑर्गेनिकली वन बाय वन एवरी डे करके वो इंक्रीज होता है, जिसको हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ योर ईमेल मार्केटिंग लिस्ट। अब इसको करने के तरीके क्या है, इसको कैसे जो है सो इम्प्रूव कर सकते हैं ईमेल को, जिससे कि जो हमारा ईमेल है वो राइट ऑडियंस तक जो पहुँचे, वो बाद में परचेज भी करे, वो बाद में हमारे लिए एंगेजमेंट भी लेके आए। जनरली होता क्या है कि क्वालिटी कंटेंट की बात की जाती है, तो सबसे पहला है कि आप क्वालिटी कंटेंट अपने वेबसाइट पे डालते हो, जिससे कि लोग आपके वेबसाइट पे आएंगे। क्वालिटी कंटेंट में भी कि टेक्स्ट नहीं होगा, इन्फोग्राफिक्स हो सकते हैं, कोई पीडीएफ हो सकता है, या फिर कोई वीडियो हो सकता है। सो कंटेंट मीन्स लॉट ऑफ कंटेंट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट। सो उसके थ्रू आप अपने वेबसाइट पे, आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों को इनकरेज करते हो कि कंटेंट कंज्यूम करें। नेक्स्ट इज कि उसी के थ्रू आप लोगों को इंस्पायर करते हो कि आप हमारे ईमेल सब्सक्राइबर भी बन जाओ, हमारे ईमेल सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करो, क्योंकि हम कुछ और एडिशनल वैल्यू एडेड कंटेंट वहां पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो वैल्यू एडेड कंटेंट की जो हम बात करते हैं, जो हम ईमेल सब्सक्राइबर को भेजने वाले हैं, उसको कहते हैं लीड मैग्नेट्स। तो लीड मैग्नेट्स क्या है, जो एक तरह से मार्केटिंग टर्म में लीड मैग्नेट्स का वही रोल है जो मैग्नेट करता है। एक्चुअली मैग्नेट अपने अपोजिट साइंस को जैसे ही अट्रैक्ट करता है, वैसे ही हम ना अपने रिलेटेड ऑडियंस को अपनी ईमेल लिस्ट में अट्रैक्ट करते हैं पर्टिकुलर कंटेंट के थ्रू। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं ई बुक। बहुत सारे लोग बहुत हाई क्वालिटी ई बुक तैयार करते हैं और वो फ्री गिव अवे करते हैं, और सिर्फ उनका मोटो ये होता है कि यू जस्ट हैव टू कीप योर ईमेल आईडी इन आवर सब्सक्रिप्शन लिस्ट, दैट्स इट। अगर आपने ईमेल सब्सक्राइब कर लिया, वो आपको लीड मैग्नेट्स के काम को संपन्न करता है, मतलब आपका लीड मैग्नेट का काम वहाँ पे कंप्लीट हो गया है, क्योंकि लोगों ने आपके ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब कर लिया। अब सिर्फ ई बुक ही नहीं है, ये तो एक एग्जांपल है। आप कुछ छोटे मास्टर क्लास चला सकते हो जो आप सिर्फ अपने ईमेल सब्सक्राइबर के थ्रू ही करोगे, क्योंकि उनको ही वो ईमेल के वो सब्सक्रिप्शन के लिंक जाएंगे या लाइव क्लास के लिंक जाएंगे, उसी के थ्रू जाएंगे। तो लोग इंस्पायर होते हैं आपके ईमेल को सब्सक्राइब करने के लिए, आपके ईमेल लिस्ट में जाने के लिए। क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट फॉर योर वेबसाइट, अट्रैक्ट योर ऑडियंस एंड देन गिव हिम सम एक्स्ट्रा थ्रू द लीड मैग्नेट, सो दे विल गोइंग टू सब्सक्राइब योर ईमेल लिस्ट। सो इसके थ्रू आप साइनअप्स को बढ़ाते हो, ईमेल साइनअप्स को आप बढ़ाते हो। दूसरा तरीका क्या है, प्रमोट योर ईमेल लिस्ट ऑन योर ऑल सोशल मीडिया चैनल्स, योर वेबसाइट। अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी आप इसको प्रमोट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो एडवर्टाइज ऑन सोशल मीडिया अबाउट योर लिस्ट। आप कहीं किसी ग्रुप में हो, कहीं किसी पोस्ट में आप कहीं अच्छा पोस्ट कर रहे हो, यू कैन मेंशन कि वी आर पोस्टिंग सच काइंड ऑफ कंटेंट, एडिशनल कंटेंट ऑन आवर ईमेल आईडी एज वेल। तो वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन लिंक दे सकते हो ताकि लोग उस सोशल पोस्ट के थ्रू भी आपके ऊपर आपके ईमेल को सब्सक्राइब करें। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप पार्टनरशिप कोलैबोरेशन कीजिए। जो रेगुलर ऑडियंस है, उस टाइप के बहुत सारे और भी चैनल्स होंगे, जो मीडियम है, उसके जो कंटेंट क्रिएटर है, उनके साथ आप कनेक्ट कीजिए, उनके साथ कोलैबोरेटिव कंटेंट बनाइए। इससे क्या होगा कि आपकी वाइडर ऑडियंस रीच होगी, और वो जो ऑडियंस होगी आपके ही रिलेवेंट ऑडियंस है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं गेमिंग इंडस्ट्री में हो और आप टेक इंडस्ट्री में चले गए हो, आप फैशन इंडस्ट्री में हो और आप एकदम से गेमिंग इंडस्ट्री में आ गए हो, तो वहाँ पे एकदम इररिलेवेंट ऑडियंस मिल रहा है। ऐसा नहीं करना है। आप अगर डिजिटल मार्केटिंग में हो, डिजिटल मार्केटिंग में ही जाइए।
B2B में हो तो B2B, फैशन में हो तो फैशन में ही जाइए। तो क्या होगा, उससे रिलेटेड ही कंटेंट, आप जो कंटेंट बना रहे हो उससे रिलेटेड ही है, और आपके जो कंज्यूमर हैं, जो आपके कंटेंट के कंज्यूम करते हैं, वो भी सेम ही है। तो आपका जो ईमेल लिस्ट जो ग्रो भी हो रहा है वो सेम काइंड ऑफ ऑडियंस से ग्रो हो रहा है। तो जब आप उसे ईमेल कैंपेन करोगे तो उससे आपका ईमेल का जो सब्सक्रिप्शन है वो बना रहेगा। अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे ज़्यादातर लोग, क्योंकि कंटेंट आपके बहुत रिलेवेंट होंगे। तो इस तरीके से आप अपने ईमेल कैंपेन को, अपने ऑडियंस को ग्रो कर सकते हो, ईमेल लिस्ट को जो है सो ऑर्गेनिकली प्रमोट कर सकते हो, और कंटेंट जो आप ईमेल है उसको आप परचेज करने से भी बच सकते हो। और ऐसा ही बेस्ट प्रैक्टिस है और यही रिकमेंडेड प्रैक्टिस भी है। ईमेल मार्केटिंग का आपने बताया कि जो ईमेल लिस्ट तैयार करना होता है वो एक उसका बहुत ही तगड़ा तरीका होता है कि ऑर्गेनिकली आप अपने सब्सक्राइबर्स को ग्रो करो। हम सबको मालूम है, चूंकि हम एज ए यूजर भी कई चीजों में सब्सक्राइबर्स हैं और सब्सक्रिप्शन ले रखा है हमने। पर क्या होता है ना कि कई बार यदि हमें जिसको हमने सब्सक्राइब किया है उससे एंगेजमेंट सही नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं कि वी एंड अप डूइंग अनसब्सक्रिप्शन। ये हमारे साथ भी हो सकता है, जो भी बिजनेस अपना बढ़ा रहा है। तो हाउ डू वी रिटेन द सब्सक्राइबर्स? एक बिजनेस के लिए क्या एग्जैक्टली दिक्कत होती है सब्सक्राइबर्स को रिटेन कर पाना है? सब्सक्रिप्शन के रिटेंशन के जो इशू है, जो चैलेंज है, इस चैलेंज को थोड़ा सा डिटेल में समझाइए, बताइए कि इसको हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस चैलेंज। बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, और स्पेशली जब आपके पास ईमेल बिल्ड होने लगता है तो लोग इस पे ध्यान भी नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग ज्यादा का ज्यादा एनर्जी इस पे होता है कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स ऑनबोर्ड किए जाए ऑर्गेनिकली, एग्रेसिवली थ्रू एडवर्टाइजिंग। एक ये प्रोस्पेक्ट है जो लोगों को नजर में नहीं होता है, और अगर नजर में कोई रखता है तो उसका जो ईमेल लिस्ट है वो काफी तेजी से ग्रो होता है। क्योंकि एक रीजन है कि आपके 1000 लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं पर मंथ, सपोज दैट, और 1000 में से 200 लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपका 800 पे ही आप आ गए। तो अगली बार अगर आपने 300 का इंक्रीमेंट भी किया है तो एक्चुअल में इंक्रीमेंट 200 का 100 का ही हुआ है, क्योंकि 200 का लॉस किया आपने। उन सारे अनसब्सक्राइबर को रोकना मीन्स सब्सक्राइबर को रिटेन करना इज द गुड स्ट्रगल, और आई थिंक इस पे लोगों को फोकस भी करनी चाहिए। and that is also provide the fruitful result as well, because you are nurturing your audience, and when you are nurturing your audience for the long time, they will become your customer, they will become your brand voice, they will become loyal to you. So that is very important that you should retain that subscriber, because they are not only your subscriber, they are your audience, they are your follower, they are believe in your thoughts, your service, your product. So your second energy must be put on after acquiring the subscribers. You should retain that subscriber. So how you should retain it? Few things you should always consider it, कि आपकी जो ऑडियंस है उसको आपने एक्वायर कैसे किया है। अगर आप ये याद रखोगे तो आपके रिटेनरशिप की जो रिजल्ट है वो काफी हाई होगी। द रीजन इज, आपको पता है कि आपने उनको किस तरीके से एक्वायर किया है, मीन्स व्हाट, कि आपने किस तरह के कंटेंट को आपने सामने रखा था, वैल्यू एडेड कंटेंट किस तरह की थी, तो आपको ईमेल पे भी उसी के एड ऑन्स आपको भेजने हैं। आप वैसे ही कंटेंट प्रोवाइड करो, सेम वैल्यूएबल कंटेंट दैट इज मीट द सब्सक्राइबर एक्सपेक्टेशन, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि सब्सक्राइबर आपके रिलेटेड ऑडियंस, जो रिलेटेड सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, या जो आपके वैल्यू एडेड कंटेंट है, उसी को ही आपसे सीख करता है। अगर आप ईमेल, अगर सपोज कीजिए मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कंसल्टेशन का काम है, तो कोई अगर इस चैनल को भी देखेगा तो दे आर कमिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग, दे आर नॉट कमिंग फॉर एनी पॉलिटिकल एनालिस्ट और एनीथिंग सॉर्ट ऑफ। तो जब आप वो चीजें करोगे तो लोग हो सकता है कि ऑफेंड हो, लोगों को रेलेवेंट ना लगे, और दे विल गोइंग टू लीव यू एंड लीव योर सब्सक्राइबर लिस्ट। तो इन चीजों का ध्यान रखना होगा। यू शुड सेगमेंट इट। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा वर्टिकल शुरू कर दिया है जो आपके एग्जिस्टिंग ऑडियंस में हो सकता है उतने रेलेवेंट ना हो, तो यू शुड सेगमेंट इट अकॉर्डिंग टू योर सर्विसेज, अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी, अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट। इन चीजों पे आप सेगमेंट कर सकते हो, जिससे कि अनसब्सक्राइबर की जो लिस्ट है उसको आप कम कर सकते हो। द सेकेंड थिंग इज, आप जो सेगमेंट कर रहे हो ये बाय फोर्स है, मींस व्हाट, कि आप अपनी तरफ से ये सब्सक्राइबर डिसाइड करते हो कि इन सब्सक्राइबर को लिस्ट ए में डालना है, इसको बी में डालना है, सी में डालना है, बिकॉज ऑफ यू हैव अ ट्रैकिंग डेटा, यू हैव अ मैट्रिक्स, एंड बेस्ड ऑन दैट यू मेड अ डिसीजन। बट डेमोक्रेटाइज कीजिए लिस्ट को, और ये डेमोक्रेटाइज कैसे कर सकते हो आप? Give the option to your subscriber to set the email frequency or email preference to getting the email from your site. अब suppose that कि हमारी कंपनी है, हम प्रोडक्ट अपडेट भी देते हैं, क्योंकि हमारी अपनी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट अपडेट में भी बहुत सारे इंटरेस्टेड हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। सपोज हमारी की ईमेल मार्केटिंग कंपनी है एंड वी आर प्रोवाइडिंग द ईमेल मार्केटिंग टूल्स टू द यूजर। तो ईमेल मार्केटिंग टूल्स के रिलेटेड जो अपडेट होंगे उसके में
उसके सब्सक्राइबर की रुचि हो सकती है, तो वो एक है। लेकिन दूसरा एक कैटेगरी ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसको सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उनके कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं, तो उनके प्रोडक्ट अपडेट में वो इंटरेस्टेड नहीं है, और जब उसको आप प्रोडक्ट अपडेट दोगे तो मे बी कि वो अनसब्सक्राइब करके निकल जाए, क्योंकि वो सिर्फ आपके वैल्यू एडेड कंटेंट के लिए है, आपके प्रोडक्ट यूज करने के लिए नहीं है। तो आपके दो सेगमेंटेशन होने चाहिए कि जो प्रोडक्ट अपडेट ले रहा है तो उसको प्रोडक्ट अपडेट के लिए भी भेजो, और जिसको सिर्फ और सिर्फ आपके वैल्यू एडेड कंटेंट चाहिए ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो उसको आप सिर्फ ईमेल मार्केटिंग कंटेंट वाली लिस्ट में डालो। तीसरा, चौथा, पांचवा और भी लिस्ट हो सकते हैं, न्यूज़लेटर की लिस्ट हो सकते हैं, एडवर्टाइजिंग के लिस्ट हो सकते हैं, आप ऑफर की लिस्ट बना सकते हो। बट ये सारे लिस्ट जब अलग अलग होंगे, लोगों के पास ऑप्शन होंगे कि मैं ऑफर भी लेना चाहता हूँ, मैं टेक्निकल अपडेट भी लेना चाहता हूँ, मैं न्यूज़लेटर भी लेना चाहता हूँ, मैं इसके वीकली जो प्रोडक्ट अपडेट आते हैं वो भी लेना चाहता हूँ, तो उसने खुद ही सेलेक्ट किया है कि मुझे 4 तरह के ईमेल मिले इस कंपनी की तरफ से, तो वो सब्सक्राइब करके रखेगा नहीं, क्योंकि उसी ने खुद सेलेक्ट किया है। बट अब जब आप ये ऑप्शन नहीं देते हो तो उन्हें लगता है कि यार बहुत सारा मेल आ रहा है मेरे पास, तो वो अनसब्सक्राइब करके निकल जाते हैं। तो गिव देम द प्रायोरिटी कि वो खुद ही ईमेल प्रेफरेंस सेट कर सके कि कौन से लिस्ट को आपको वो सब्सक्राइब करना चाहते हैं और किसको नहीं करना चाहते हैं। और दूसरा, ईमेल फ्रीक्वेंसी के भी लिस्ट आप ऑप्शन आप उसको जरूर प्रोवाइड कीजिए, जिससे कि आप ईमेल अनसब्सक्राइबर के ऑप्शन को नीचे कर सकते। तीसरा चीज है कि यूज ए वेल डिजाइन अनसब्सक्राइब प्रोसेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। जी। आपको वो परसीव करते हैं कि जब तक आप उनको ये लगता है ना कि आप पुशी हो, तब तक लोग आपको लाइक नहीं कर पाते हैं। मीन सेम का भी होता है, क्योंकि मैं कई बार क्या होता है कि कई का ईमेल देखता हूँ तो मुझे कभी कभी लगता है अनसब्सक्राइब, तो उसके अंदर अनसब्सक्राइब नहीं लगता है, तो फिर आई ऑलमोस्ट क्या कह सकते हैं कि एक मार्क एज स्पैम कर देते होंगे। हाँ, उसको या तो मार्क एज स्पैम करना, मतलब एक आप काउंटर मोड में चले जाते हो कि मैं इसको सबक से मैं नहीं, इसको इग्नोर करूंगा, इसको डिलीट करूंगा, व्हाटएवर इट इज। तो क्या है ना कि ये एक तरह से एक एंटी वाला थोड़ा फीलिंग आ जाता है, विच इज नॉट गुड, बिकॉज सच फीलिंग्स आर गोइंग टू लास्ट लॉन्गर, और उनको फिर ओवरकम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इट्स बेटर कि आप ऑडियंस को हमेशा एक चॉइस की तरह दो कि यू हैव अ चॉइस टू अनसब्सक्राइब, आपके पास वहाँ पे बटन है। ठीक है, कई लोग अनसब्सक्राइब करेंगे, बट वो ऑप्शन होने के चलते कई लोग एटलीस्ट ये बेनिफिट ऑफ डाउट आपको दे देंगे कि बंदा ऑप्शन दे रहा है, इसका मतलब सेंसिटिव है। एग्जैक्टली आपको उसने प्रेफरेंस दिया है कि आपको जो ईमेल चाहिए आप उसी को रिसीव कीजिए, अदरवाइज बाकी को आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद भी आप अगर हाईलाइट करते हैं अनसब्सक्राइब प्रोसेस को, अनसब्सक्राइब लिंक देते हो हेडर में, फूटर में, तो लोगों को आप हमेशा ये एक भरोसा में रखते हो कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद नहीं आएगा ना तो आप कभी भी अनसब्सक्राइब कर सकते। तो समहाउ अगर कभी कभी उनको रिलेवेंट नहीं भी लगता है तो दे आर वेटिंग फॉर कि चलो नीचे ऊपर तो दिया ही हुआ अनसब्सक्राइब, जब कभी मन होगा अनसब्सक्राइब कर लेंगे, तो वो उसको रिटेन करते हैं। तो यू शुड गिव हिम द वेल डिजाइन अनसब्सक्राइब प्रोसेस। आप इसी में वो जो मैंने ईमेल प्रेफरेंस की बात की थी वो भी इसी में कवर हो जाएगा कि अनसब्सक्राइब पे क्लिक करता है तो आप प्रेफरेंस सेंटर की तरफ उसे भेजिए, ताकि वो वहां पे प्रेफरेंस भी सेट कर सके कि ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ईमेल ही छोड़ना चाहता है। यू शुड टेक अप फीडबैक। अनसब्सक्राइब के बाद आप एक अगला स्टेप डाल सकते हो कि व्हाई यू हैव अनसब्सक्राइब्ड इन आवर ईमेल लिस्ट। उसमें आप ऑप्शन दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आप उसे टाइप करवाओ, क्योंकि फिर वो टाइप नहीं करेंगे, भाग जाएंगे। आप उसे रेडियो बटन दीजिए या आप चेक मार्क दीजिए, ताकि वो 2-3-4 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकें कि क्यों उन्होंने अनसब्सक्राइब किया है। टू मच ईमेल, नॉट रेलेवेंट, हो सकता है कि कुछ और भी ऑप्शन है जो आपके रिलेटेड है, तो वो आप उसमें दीजिए और लोग उससे आपके फीडबैक आएंगे आपके पास। तो उस बेसिस पे आप फ्रीक्वेंसी डिजाइन कर सकते हो, प्रेफरेंस डिसाइड कर सकते हो, कंटेंट स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हो। तो ओवरऑल आपके वहां से भी अनसब्सक्राइबर रेट घटेगा, क्योंकि लोगों के फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई अनसब्सक्राइब करता है पता ही नहीं है क्यों कर रहा है, तो आप बस पानी में बस आंख बंद करके हाथ मार रहे हो तो मछली हाथ में नहीं आने। नहीं, हमेशा अंधेरे में तीर नहीं मार सकते। आपके प्लीज इस पॉइंट पे सिर्फ मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जब आप एम्पैथेटिक ऑप्शन देते हो ना, तो एक तरह से इस प्रोसेस में द मोमेंट इवेंट मैनेजमेंट में हमें सिखाया जाता है कि भले ही तुम किसी और अपने टीममेट्स के लिए डिसाइड करो, बट यू हैव टू प्रोजेक्ट इज द वे कि जैसे आप उनसे पूछ रहे हो कि तुम ये करोगे क्या, वाले सबको मालूम है कि उसका जवाब क्या है, बट द मोमेंट यू गिव एन ऑप्शन कि भाई तू सिलेक्ट कर सकता है कि व्हाट यू प्लान टू डू, हो सकता है जो उसमें कुछ और भी सिलेक्ट कर ले, बट फॉर मेजॉरिटी ऑफ देम इट गिव्स अ बेटर फीलिंग कि मैंने डिसाइड किया है, इट्स माय डिसीजन। तो आपकी उस डिसीजन के प्रति ये एक सेंस ऑफ एंगेजमेंट पैदा होती है, मैंने ये डिसीजन लिया है, ये मेरा डिसीजन है। एक सेंस ऑफ अलायंस भी बढ़ता है, एक सेंस ऑफ लॉयल्टी भी बढ़ती है, वो ईमेल कैंपेन के टर्म्स में और डिसीजन के टर्म्स में। मुझे लगता है गोइंग बाय द साइकोलॉजी ऑफ इट आल्सो, और कई कंट्रीज में तो एटलीस्ट इन यूएसए, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दैट, बताते हैं अनसब्सक्राइब का ऑप्शन के बिना आप किसी को मल्टीपल ईमेल्स नहीं भेज देते। ऐसा बहुत स्ट्रिक्टली इसको एनफोर्स किया जाता है। एटलीस्ट द रूल्स आर लाइक दैट। आप किसी को ईमेल सब्सक्रिप्शन में रखते हो तो उसको अनसब्सक्राइब का एक ऑप्शन जरूर ना जरूर कहीं ना कहीं मेंशन हो, भले आप बहुत छोटे में लिखो।
और एक बटन हो या ना हो या कुछ इंस्ट्रक्शन ही हो, दैट शुड बी देयर। और आई थिंक आपके इसी पॉइंट से मैं इसको कोरिलेट करना चाहूंगा कि ये जो ई कॉमर्स कंपनीज ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न पॉलिसी, नो क्वेश्चन आज रिटर्न पॉलिसी क्यों की है, शायद ये अनसब्सक्रिप्शन का ही ये दूसरा एग्जाम्पल है। एग्जैक्टली, जो कंपनी भरोसा देना चाहते हैं कि आप परचेज कीजिए बिंदास। बिल्कुल, एक तो उसको भरोसा है कि मैं सही चीज आपको इतना दे रहा हूँ कि मुझे रिटर्न कराने में कोई अफसोस नहीं है। दूसरा, आपके डिसीजन मेकिंग को बहुत स्पीड करता है। आप 10 बार किसी चीज को नहीं सोचेगा, अच्छा मैं ले रहा हूँ यार, पता नहीं मुझे टी शर्ट लेना है, लार्ज मैं मंगा लूंगा, लार्ज नहीं आया तो पता नहीं लौटाएगा नहीं लौटाएगा, ये सारे इफ्स एंड बट्स ना आप खत्म कर देते हो। बंदा फिर आपको डिसाइड करता है कि यार मैं इसी कंपनी से लूंगा, यहीं से लूंगा, क्योंकि ये लार्ज नहीं आया, एक्सेल भी लेना है, तो रिटर्न इट, क्या दिक्कत है। मंत्रा वगैरह जो काफी फेमस एग्जैक्टली, में इन सभी के चलते हैं। अदरवाइज फैशन और ये सब में इट वाज टोटली अनहर्ड ऑफ कि कोई ई कॉमर्स से कोई खरीदेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि देयर आर रीजंस व्हाई देयर आर फिजिकल ट्रायल रूम्स इन द कंपनीज, राइट। क्योंकि वहां पे देखने पे भी, नापने पे भी, कंधे पे करके टी शर्ट को आपको फिर भी जाकर पहन के देखना पड़ता है कि यार मुझे टाइट हो रहा है या ढीला हो रहा है कि नहीं। सो देयर आल्सो यू गिव ट्रायल मिरर। तो ई कॉमर्स में तो यू कांट इवन अज्यूम कि ऐसा नहीं होता है कि नहीं। आई थिंक दैट्स रिलेटेड, तो आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द साइकोलॉजी ऑफ दैट कि बहुत सही बताया कि सब्सक्रिप्शन को रिटेन करने के लिए, उसको लॉयल बनाए रखने के लिए आपको एक सेंस ऑफ एंगेजमेंट उसको देना पड़ेगा। ये भी देना पड़ेगा कि भाई ये तुमने डिसाइड किया है कि तुम्हें कितना ईमेल चाहिए, कितना कंटेंट चाहिए, कब चाहिए। देन ऑब्वियसली दैट पर्सन विल फील, मैं एज ए यूजर फील करूंगा कि आपने जो मुझे भेजा है या भेजना है वो मेरे चॉइस के कारण मेरे पास है, नॉट बिकॉज यू आर ट्राइंग टू पुश इट टू मी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स प्रिंस फॉर इंडिकेटिंग ऑन दैट, आंसरिंग ऑन दैट। प्रिंस, कुछ देर पहले हमने ईमेल कैंपेन से आरओआई की बात की थी। तो आरओआई के ही कॉन्टेक्स्ट में बोलूंगा कि आरओआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने किया था कि कई लोग अपने लिए लीड जनरेट करना चाहते हैं। बहुत सारी कंपनीज, मोस्ट ऑफ देम बीइंग कैंपेन बिकॉज ऑफ ईमेल कैंपेन। तो ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करने के लिए, प्रॉपर लीड जनरेट करने के लिए, रेलिवेंट लीड जनरेट करने के लिए, क्या आपको लगता है कि ये करने के लिए क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या अप्रोच करना चाहिए, तो जो चैलेंजेस होते हैं उनसे कैसे निपटते हैं? यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग इज द टूल विच यू कैन यूज फॉर लीड जनरेशन एज वेल, और इफेक्टिव लीड जनरेशन भी यहाँ से पॉसिबल है। इवन प्रीफर्ड मीडियम है, पॉसिबल कहना थोड़ा सा ईमेल मार्केटिंग के लिए नीचे ही होगा, क्योंकि वन ऑफ द प्रीफर्ड मीडियम है लीड जनरेशन के लिए, आप ईमेल मार्केटिंग को यूज करते हो। बट यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी भी है। लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम किसी ऑडियंस को जानते नहीं है, किसी से हमने मिला नहीं है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन नहीं हुआ, तो कैसे लीड जनरेट हो सकता है, कैसे लोग हमारी बातों को भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पे बात आती है, एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जब हम टीवी पे ऐड देखते हैं तो क्या हम अमूल को पहचान रहे होते हैं, या हम पार्ले को पहचान रहे हैं, या हम ब्रिटेनिया को पहचान रहे हैं? किसी को नहीं पहचान रहे। ना हम उसके फाउंडर को जानते हैं, ना उसके किसी एक एम्प्लॉय को जानते हैं, फिर भी हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं ना। अगर हम एक बार घड़ी का ऐड देख लेते हैं तो घड़ी जाके डिमांड करते हैं, जबकि वो दुकानदार हमें बोलता है नहीं घड़ी नहीं है मेरे पास, सर्फ एक्सेल, तो बोलता है नहीं घड़ी चाहिए, क्योंकि आपने एडवर्टाइज में देखा है कि अमिताभ बच्चन ने कहा कि हाँ बहुत अच्छा है। तो आप किसी थर्ड पार्टी के कंपनी के, फोर्थ पार्टी के कहने पे भरोसा करके आप प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं। तो ईमेल मार्केटिंग में भी पॉसिबल है, बट ओनली थिंग इज कि आपकी थॉट क्लियरिटी उतनी अच्छी नहीं है। आप अपने ऑडियंस को पहले समझो। अगर आप अपने ऑडियंस को समझ गए हो तो जब आप ईमेल मार्केटिंग करोगे तो लीड भी जनरेट होता है, रेवेन्यू भी जनरेट होता है, आरओआई भी सही दिखता है, केपीआई भी बहुत अच्छा दिखता है, और जितने भी हम मैट्रिक्स की बात करें, ओपन रेट, क्लिक रेट, वो सब कुछ भी अच्छा होगा, क्योंकि इन रिजल्ट आपका जो है कन्वर्जन वही बहुत अच्छा होगा, बिकॉज यू हैव अ वेरी गुड पर्सोना अबाउट योर ऑडियंस। पर्सोना पहले क्रिएट करना बहुत जरूरी है ईमेल मार्केटिंग में। देन यू कैन वर्क ऑन द लीड जनरेशन, लीड नर्चरिंग एंड ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू इट इफेक्टिवली। इसके लिए करना क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टडी अबाउट योर ऑडियंस, अकॉर्डिंग टू दैट ऑडियंस क्रिएट द कंटेंट। कंटेंट क्या हो सकता है? कंटेंट में 2-3 स्टेज होते हैं कंटेंट की। जैसे आप पहले अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो अगर कंटेंट आप बनाओगे तो मे बी ऑथोरिटी आपकी इतनी अच्छी नहीं है कि लोग उसको पढ़ेंगे। सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड क्रिएट द कंटेंट दैट इज अ पेन पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो पर्टिकुलर इंडस्ट्री के पेन पॉइंट को अगर आप एड्रेस कर रहे हो तो लोग उस पेन पॉइंट को क्या करते हैं? पढ़ते हैं, उस पेन पॉइंट के सॉल्यूशंस को देखते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, आपके कंटेंट पे भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्होंने रियल लाइफ में उन सजेशंस को, इंप्लीमेंटेशन को, एक्शन ओरिएंटेड अपने सजेशन दिए थे उसको इंप्लीमेंट करके उन्होंने अपना जॉब बचाया, अपना जॉब में इंप्लीमेंट किया, उन्होंने प्रमोशन लिया है, तो उनको भरोसा होगा ना। टेंजिबल चीजें आप दे रहे हैं उनको, जिससे कि लोगों को आपके प्रति लॉयल्टी बढ़ती है। देन आप सेकेंड स्टेप में जा सकते हो, जिसका आप क्या कर सकते हो? अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो लोगों को, अपने ऑफरिंग के बारे में बता सकते हो कि दिस पार्टिकुलर प्रॉब्लम
व्हाई वी आर डिजाइन दिस प्रोडक्ट और व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज। तो वहां आप लोगों को अवेयर कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, जहां से फिर डिजायर और एक्शन निकल के आता है। तो मैं उसी टर्म की बात कर रहा हूँ जहाँ स्टेप बाय स्टेप यहाँ भी वही चीजें फॉलो किया जाता है। तो कंटेंट आपके वैल्यूएबल होने चाहिए, वैल्यूएबल कंटेंट से आपके रिलेवेंट ऑडियंस आएंगे, रिलेवेंट ऑडियंस से आपका एक ऑडियंस क्रिएट होगा, ईमेल लिस्ट क्रिएट होगा, जिस ईमेल लिस्ट को आप नर्चरिंग कर सकते हो, जिस ईमेल लिस्ट को आप लीड जनरेशन के लिए यूज कर सकते हो। अब आपका कंटेंट आपको पता है, तो आप एक रेलेवेंट कंटेंट, एक एग्रेसिव जो आपका ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसके थ्रू आप लीड जनरेट करोगे, क्योंकि आपके पास एक ऑडियंस पर्सोना काफी अच्छा है। अब इसमें हर एक स्टेप में 10 मिनट आधा घंटा बात किया जा सकता है कि आप एक पर्सोना कैसे क्रिएट करोगे। इसके लिए तो 2 घंटे का वीडियो भी कम पड़ेगा। देन यू शुड क्रिएट कि हाँ हमारी कंटेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। फॉरगेट अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, यू शुड टॉक अबाउट द पहले स्ट्रेटजी आप बात करो कि क्या होना चाहिए, वो स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। देन यू शुड इम्प्लीमेंट इट, एंड इम्प्लीमेंटेशन में आपको 6 मंथ से 1 ईयर का समय लग सकता है। देन यू शुड क्रिएट द ईमेल लिस्ट, रेलेवेंट ईमेल लिस्ट, फिर ईमेल मार्केटिंग करते हो। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, बट ओवरऑल दिस इज द इफेक्टिव प्रोसेस। और इसके जो पार्ट है, जो मैं बार बार नर्चरिंग और लीड जनरेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं अगर कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा तो लीड नर्चरिंग की और लीड जनरेशन की जो है ना, 2 अलग अलग चीजें हैं। लीड जनरेशन ये है जहाँ पे आप ढूंढ रहे हो लोगों को, ऐसे रेलेवेंट लोगों को जो आपको रिप्लाई करें कि हाँ आई नीड अ सर्विसेज। एंड नर्चरिंग इज व्हाट कि उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, बट राइट नाउ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन, एंड यू आर थिंकिंग दैट मे बी दे विल बी योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट. So you are nurturing him with your relevant update, with the industry related news, ebooks, guide, training material, everything you are providing, just because you wanted to keep relevant with them, you wanted to connect with them. So later on, if they want something, they have any inquiry or any requirement, they will connect with you with the services and with the requirement. तो इसके लिए आप नर्चरिंग कर रहे होते हो, और दोनों ही एकदम डिफरेंट स्ट्रेटजी है जो आप यूज कर सकते हो. आजकल जो डिवाइसेस हैं वो बहुत वैरायटी की हैं. जैसे हमने बात की ईमेल कैंपेन करना है, पर ईमेल कैंपेन की जो आपकी ऑडियंस है उसके सामने उसके हाथ में कौन सा डिवाइस है, वी कांट कंट्रोल दैट, राइट? वो ईमेल उसको मोबाइल में भी पढ़ना है, किसी पीडीएफ में भी पढ़ना है, कैन बी अ लॉट ऑफ वैराइटीज ऑफ. ये कैसे इंश्योर करते हैं कि आपका जो ईमेल का फॉर्मेट है, साइज है, या एक ईमेल का जो अपीयरेंस जो आता है वो मोबाइल में मोबाइल फ्रेंडली कैसे है, उसी तरीके से एक आईपैड के लिए आईपैड फ्रेंडली कैसे? ऑब्वियसली इसके लिए कुछ टेस्टेस होते हैं. वैसे आजकल मोबाइल चूंकि आजकल सबसे ज्यादा यूज है, एक मोबाइल के कॉन्टेक्स्ट में मैं जानना चाहूंगा कि आपका ईमेल एक मोबाइल के लिए रीड फ्रेंडली या इंटरेक्शन फ्रेंडली कैसे बनाते हैं? इसके लिए क्या कुछ अलग से फोकस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द हाई परसेंटेज ऑफ मोबाइल यूसेज दैट वी हैव नाउअडेज? स्पेशली जब बात आप इंडियन ऑडियंस की करते हैं, हालांकि ये तो ग्लोबल ट्रेंड है कि मोबाइल पे ईमेल अब ज्यादा पढ़ा जाता है कंपेयर विथ डेस्कटॉप और अदर टैब्स एंड एनीथिंग. द रीजन इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर. जैसे आपको कोई ईमेल भेजता है तो इट्स लाइक अ व्हाट्सएप मैसेज कि आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है तभी के तभी. लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि वो प्राइमरी कैटेगरी में फॉल करता है. अगर एडवर्टाइजिंग और अपडेट में है तो वो नहीं आएगा. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस प्राइमरी ईमेल इनबॉक्स में अगर आ रहे हो तो नोटिफिकेशन आता है, जिसकी वजह से लोग नोटिफिकेशन को क्लिक करके ओपन करते हैं, तो उनका ओपन रेट काफी अच्छा होता है. अब ओपन रेट तो काफी अच्छा है, बट उसका जो बॉडी है, जो कंटेंट है, वो ऑप्टिमाइज नहीं है, तो लोग पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि बटन साइड में दिख रहा है, स्क्रीन के बाहर मेरी उंगली दिख रही है, तो कोई पसंद नहीं करेगा. इसे यहाँ ही दिखाना पड़ेगा. तो यही है ऑप्टिमाइजेशन, जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस. अब कहीं स्क्रीन इतना बड़ा है, कहीं इतना बड़ा है, कहीं इतना बड़ा है, कहीं इतना बड़ा है डेस्कटॉप का, तो ईमेल तो हर जगह जाएगा और मुझे खुद ही नहीं मालूम है कि मेरा देखने वाला कहाँ देख रहा है. क्योंकि एक टॉपिक हो सकता है कि हाँ आपको मोबाइल पे ओपन होने वाला लिस्ट तो पता है, तो हाँ पता है मुझे, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि ये ऑडियंस आज मोबाइल पे ओपन करेगा कि कल डेस्कटॉप पे ओपन करेगा. मैं सुबह उठ के मुझे ये मालूम है पहले देखूं, फिर मैं लैपटॉप देखूं जब मैं ऑफिस के लिए काम करना शुरू करता हूँ 9-10 बजे. हाँ एग्जैक्टली 7 AM 8 AM 6 AM व्हेनेवर आई वेक अप, हो सकता है मैं आधे घंटे 1 घंटे के बाद उठने के बाद मैं तुरंत चेक नहीं करता हूँ, बट व्हेनेवर आई सी इट फर्स्ट, ये हाथ में पहले मोबाइल होता है, लैपटॉप इज अ बिग, तो मोबाइल में मैं चेक करूंगा कि कोई जरूरी ईमेल तो नहीं था, फिर उसको मैं पढ़ूंगा. उसकी रीडेबिलिटी बहुत खराब होगी तो मैं क्या नोटिस करूंगा? उसको कुछ नहीं नोटिस करूंगा. तो जब आप ईमेल पढ़ रहे हो, कभी कभी ये भी होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल है और अभी हमारे पास टाइम 2 मिनट का ही है, तो हम उसे अनरीड मार्क कर देते हैं, और अगली बार जब अनरीड मार्क करते हैं तो ओपन करते हैं डेस्कटॉप में. ओवरऑल आपका जो ईमेल का जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो इतना स्मूथ और इजी होना चाहिए कि जब लोग एक जगह से दूसरे जगह ओपन करें तो उन्हें ऐसा ना लगे ऑल टुगेदर मैंने कुछ दूसरा ही ईमेल ओपन कर लिया. तो रिस्पॉन्सिवनेस पे बहुत काम किया जाता है. ईमेल की ऑप्टिमाइजेशन यही है कि जो आप बटन यूज कर रहे हो, जो टेक्स्ट यूज कर रहे हो, वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए हर डिवाइस के हिसाब से. उसकी एडेप्टेबिलिटी सही होनी चाहिए वेरियस स्क्रीन साइज के हिसाब से. और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा नहीं कि आप भेजो और 10 लोगों को और तब जाके चेक करो. हाँ, आप अपनी इंटरनल टीम के लिए एक टेस्टिंग कैंपेन शुरू कर सकते हो. उन्हें आप इंकरेज कर सकते हो कि आप चेक कीजिए अपने डिफरेंट डिवाइसेस में एंड लेट मी नो. उससे आपको एक आइडिया लग जाए. दैट इज यू कॉल टेस्टिंग. बिफोर सेंडिंग एनी कैंपेन यू शुड टेस्ट द कॉपी ऑफ दैट ईमेल कि
कि दैट इज ऑप्टिमाइज रेलेवेंट फॉर द डिफरेंट स्क्रीन साइजेस और नॉट। तो ये चीज आपको हमेशा करनी पड़ेगी और करनी ही चाहिए, क्योंकि इसी से आपकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है, जो डिजाइन है ईमेल की, वो अच्छी होती है। बॉडी जो मोबाइल फ्रेंडली की जो आप बात कर रहे थे, इसी से पता चलता है कि आप डिफरेंट स्क्रीन साइज में आपका जो ईमेल ब्रेक हो रहा है वो सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। सो यू शुड डू द टेस्टिंग। जो मैंने पहले भी बात किया था, ईमेल काफी बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा है तो चाहे वो डेस्कटॉप हो या मोबाइल हो, लोग ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं और फिर वो उसकी ब्रेक होने की भी संभावना है अलग अलग पार्ट में। तो ईमेल शुड बी कॉन्साइज। आपकी जो अप्रोच है वो हमेशा मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच जिसको हम कहते हैं, क्योंकि आपका जो टारगेट ऑडियंस है, अगर मोस्ट ऑफ द लोग जब मोबाइल पे ओपन कर रहे हैं तो आपका डेस्कटॉप से माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको पहला ये मोबाइल सेंट्रिक लाना पड़ेगा, मतलब मोबाइल में आपका अच्छा दिखे, देन वो ओके दिखे डेस्कटॉप में। राइट। पहले क्या था कि हम डेस्कटॉप प्रायोरिटी करते थे और मोबाइल को ओके कर देते थे, बट नाउ यू हैव टू यूज द मोबाइल सेंट्रिक अप्रोच, क्योंकि बहुत सारे लोग मोबाइल पे ही आपकी ईमेल को देखते हैं। सो दैट यू शुड चेंज। मोर लाइक कि 60-70% आपका ज्यादा चांस है कि एटलीस्ट द फर्स्ट रीडिंग ऑफ योर ईमेल इज ऑन दी नॉन लैपटॉप नॉन डेस्कटॉप डिवाइस, मोस्टली मोबाइल, रादर देन डायरेक्टली ऑन दैट। मतलब बाहर की जगह का इंडिया में तो यही कॉन्टेक्स्ट है। इवन इन यूएसए आई नो इट विल बी क्वाइट हाई परसेंटेज कम। जो लोग हमने ईमेल कैंपेन की काफी बात कर ली है, जिसने आज तक ईमेल कैंपेन कभी किया नहीं, एक कंपनी फर्स्ट टाइम कर रही, पहले 2-3 स्टेप्स क्या होने चाहिए उनके लिए? कैसे स्टार्ट करना चाहिए ईमेल कैंपेन की? सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए आपको कंटेंट मैकेनिज्म तैयार करना होगा, कंटेंट स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। यू शुड कनेक्ट विद द ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट फर्स्ट, क्योंकि यू कांट डू एनीथिंग एवरीथिंग सिंगल हैंडेडली। इवन जो आपके टीम मेंबर में अगर डिजिटल मार्केटिंग मेंबर्स हैं, देन इट इज नॉट नेसेसरी कि दे आर ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, क्योंकि अम्ब्रेला टर्म है डिजिटल मार्केटिंग। नो वन इज ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एंड एज ए डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, दैट इज समथिंग डिफरेंट। सबके अपने अपने निश होते हैं, दे आर एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। सो यू शुड कनेक्ट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन द फर्स्ट थिंग अकॉर्डिंग टू देयर रिकमेंडेशन। यू कैन गो अहेड, बिकॉज यहाँ पे मैं एक जनरलिस्टिक सॉल्यूशन दे सकता हूँ, बट आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे कंपनी में होता ही नहीं है, क्योंकि मैं प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, आप सर्विस में हो, आप सर्विस की बात करो प्रोडक्ट में, बट कमोबेश चीज़ें वही हैं। बट आपको कंसल्टेंट एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी से आपके एक प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी और टाइम और आपकी उसके हिसाब से आपको बता सकता है आपकी प्रेजेंस क्या है। अभी आपने ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करने की बात की और आपकी डिजिटल मार्केटिंग शुरुआत ही नहीं हुई है। सो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कि ईमेल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो भी चीज़ है उसकी आपकी स्टेटस क्या है, इन चीज़ों को भी जांच के उसके हिसाब से फिर आपका ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्रिएट होगा। सो दिस इज नॉट वन साइज फिट ऑल आंसर हो सकता है, बट यस 3 स्टेप 4 स्टेप जो मैं बता सकता हूँ। स्टार्ट विद द कंटेंट स्ट्रेटजी, बिकॉज यू नीड टू बिल्ड योर ऑडियंस। तो कंटेंट स्ट्रेटजी क्रिएट कीजिए। कंटेंट स्ट्रेटजी से आपके पास रेगुलर फ्लो में ऑडियंस आएंगे। सोशल मीडिया पे भी हो सकता है वो चीज़, वो काम यूट्यूब चैनल से भी हो सकता है और वो काम वेबसाइट से भी हो सकता है। यू नीड अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ ऑडियंस, जहाँ पे आपको 10,000, 15,000, 50,000 लोग मंथली आपके पास आते हैं। दैट इज द ओनली चैनल आई एम टॉकिंग अबाउट। द नेक्स्ट थिंग इज monetize it. Means what? Encourage user to subscribe to your email list, and based on that you should regularly send the authentic content, relevant content, जिससे कि वो लगातार सब्सक्राइब करके बने रहें, वो रिटेन करें खुद को, आपके लॉयल कस्टमर होंगे बाद में, और कन्वर्जन होगा तो आप रीसेलिंग भी कर सकते हो और बाद में अपसेलिंग और बाकी चीज़ें भी आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आसानी से कर सकते हो, जो कि हमने आज बात नहीं किया है। मोस्ट प्रोबब्ली आई विल ट्राई टू कवर इन द अपकमिंग वीडियोस। सो यस, दैट इज द स्टेप एंड यू शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली। मैं आपके एक नॉन टेक्निकल प्रैक्टिकल स्टेप ऐड करूंगा कि आप कोई नई चीज आप करते हो अपने बिजनेस के लिए ना, तो आपको सही में आप सीरियस हो, आपको समझ है कि वो मेरे लिए जरूरी है। पहले स्टेप में आप ये शुरू ना करो कि इन हाउस ही अपने मतलब गलती करके सीखें और करें, क्योंकि उसमें यू विल लूज अ लॉट ऑफ प्रेशियस टाइम। रादर आप प्रिंस या एक्सेलेंट एक्सपर्ट्स हैं, रादर यू टॉक टू देम, बी इन कंसल्टेशन विद देम, तब जाके आपको क्या है ना कि एटलीस्ट आपका जो फाउंडेशन है वो जल्दी बनेगा, बहुत तगड़ा बनेगा। ये हमारी रिकमेंडेशन है। बाकी यू कैन कंसल्ट विद एक्सपर्ट्स लाइक प्रिंस एंड अस, देन उसके बेसिस पे हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं।